नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी दिन रविवार को होना है। तो समय बहुत कम बचा है, लगभग 10 से 12 दिनों का समय बचा है। तो उड़ान परिवार हमेशा से छात्र हित में काम करता आया है। तो हमारे द्वारा बचे 10 से 12 दिनों में आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि 29 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियोस का लाभ लें। चलिए, तो आज के इस क्रम में पहला जो वीडियो होगा वो मैथ्स का होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैथ्स के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 अंकों के होंगे। तो आज मैथ्स के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। जो भी मैथ्स का पाठ्यक्रम व्यापम ने जारी किया है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारे द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा होनी है सीजीपीएससी 2022 के लिए। जो स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होनी है। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है। अब क्या है यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपको सबसे पहले सीजीपीएससी प्री का एक मेगा टेस्ट देना होगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा। तो सीजीपीएससी प्री का एक मेगा टेस्ट आपको देना होगा। यह मेगा टेस्ट 28 जनवरी 2023 दिन रविवार को हमारी उड़ान की रायपुर में जो नई ब्रांच ओपन हुई है, उस नई ब्रांच में आयोजित होगा। तो उड़ान की नई ब्रांच रायपुर में ओपन हो चुकी है। एड्रेस आप देख सकते हैं, अनुपम गार्डन के पास में सिटी प्लाजा में यह ब्रांच आरंभ हुई है। तो इस नई ब्रांच में आपको सीजीपीएससी प्री मेगा टेस्ट देना होगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा। यह टेस्ट होगा 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार को। 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 10 से 12 बजे तक होगा, और पेपर सेकंड 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। तो इसका दोहरा लाभ मिलेगा आपको। पहला लाभ तो यह है कि आप अपनी तैयारी को समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितनी हुई है, कहां पे गलतियां कर रहे हैं। जिन पॉइंट्स पे आप गलतियां कर रहे हैं, उन पे आप काम भी कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह मिलेगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, तो आपको हमारे द्वारा जो मेंस का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, उसमें कुछ छूट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक होती है, अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक होती है, तो आपको मेंस का कोर्स निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी रैंक 6 से 10 तक है, तो आपको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। और अगर आपकी रैंक 11 से 25 तक है, तो आपको छूट दी जाएगी 25% की। तो जरूर आप इस टेस्ट को दीजिए, क्योंकि इससे आपको दोहरा फायदा मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी को समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा ये जो टेस्ट होगा, ये संपूर्ण सिलेबस पे आधारित होगा। मतलब जैसा आप 12 फरवरी को देने वाले हैं, उसी का एक सैंपल पेपर मान सकते हैं इसको। तो ये होगा 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार को। समय देख सकते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक पेपर पहला होगा, पेपर दूसरा होगा 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। रैंक अच्छी आती है आपकी, मतलब 200 सीटें ही उपलब्ध हैं, जिसमें शुरू के 25 बच्चों को फायदा मिलने वाला है। अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक आती है, तो आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा क्रैश कोर्स। 6 से 10 50% छूट, और 11 से 25 25% छूट। 200 सीटें ही उपलब्ध हैं, तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि 200 से ऊपर सीट हम यहां पे प्रोवाइड नहीं करा सकते। और ये टेस्ट होगा ऑफलाइन, ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा। मेगा टेस्ट है, संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा, और ये हमारी नई ब्रांच में होगा। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, हमारी नई ब्रांच जो कि आरंभ हो रही है कहां पे, सिटी प्लाजा अनुपम गार्डन के पास। हमारा हेड ऑफिस कहां पे है, तो ये रजबंधा मैदान में है, प्रेस रोड में। लेकिन नई ब्रांच में ये टेस्ट आयोजित होगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी आप सभी के लिए, सीजीपीएससी मेंस के अलावा
सीजीएसआई मेंस, सीजीएसआई मेंस अभी जो होगा वो तो प्रारंभिक परीक्षा होगी सीजीएसआई की, तो इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी 29 जनवरी को जो एग्जाम होगा ये तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें जो क्वालिफाई होंगे वो देंगे मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स जब हम चलाएंगे या मुख्य परीक्षा के लिए कोर्स जब हम चलाएंगे तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है। तो सीजीएसआई मेंस के लिए भी यहां पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाला था स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुख्य परीक्षा के लिए, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये सीजीएसआई मेंस के लिए है, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए जो मेंस का एग्जाम होगा उसकी तैयारी को लेके ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो यहां पे भी आपको एक मेगा टेस्ट देना होगा, ये मेगा टेस्ट होगा सीजीएसआई प्री के लिए, सीजीएसआई प्री का मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी को होने वाली है सीजीएसआई की, उसी के अनुरूप एक टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट है, मतलब संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा, ये भी पूर्णतः निःशुल्क है। ये टेस्ट होगा 23 जनवरी 2023 को, दिन सोमवार, समय होगा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक, पूर्णतः निःशुल्क है। यहां पे भी आप दोहरा लाभ ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी को समझ पाएंगे क्योंकि वैसे भी समय बहुत कम मिला है, 29 जनवरी को एग्जाम है, तो आप 23 जनवरी को ये टेस्ट देने के बाद सोच सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कहां पे आपने थोड़ी कमी कर दी है, तो बचे 3-4 दिनों में आप उसको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कौन सा पोर्शन थोड़ा सा कमजोर है आपका, तो बचे 3-4 दिनों पे उस पे काम कर सकते हैं आप। कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि हो सकता है रिपीट हो जाएं, मतलब कि वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं, तो बहुत फायदा मिलेगा। और रैंक अगर आपकी अच्छी आती है तो आपको मेंस के कोर्स में भी यहां पे बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक रहती है तो आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा मेंस का कोर्स। अगर आपकी रैंक 6 से 10 तक रहती है तो आपको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। अगर आपकी रैंक 11 से 25 तक रहती है तो आपको फीस में 25% की छूट दी जाएगी। तो यहां पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इस टेस्ट के लिए, एसआई का जो प्री का टेस्ट होगा, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। इससे पहले जो नंबर दिया था, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो नंबर मैं बोल रहा हूं ये नंबर सीजीपीएससी प्री मेगा टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए है, जबकि अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये नंबर आप नोट करेंगे सीजीएसआई प्री मेगा टेस्ट के लिए। ये भी टेस्ट ऑफलाइन ही होगा और हमारी नई ब्रांच में ही होगा। तो हमारी नई ब्रांच अनुपम गार्डन के पास है, सिटी प्लाजा में, वहीं पे दोनों टेस्ट होंगे। तो सीजीएसआई प्री का जो मेगा टेस्ट होगा ये होगा 23 जनवरी को, और सीजीपीएससी प्री का जो मेगा टेस्ट होगा वो होगा 28 जनवरी को। तो जरूर आप टेस्ट दें। आप अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी का टेस्ट दीजिए, वहां पे मेंस में आपको क्रैश कोर्स करने में बहुत लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा तैयारी को आप समझ पाएंगे अपनी। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई का मेगा टेस्ट जरूर दीजिए प्री का, क्योंकि समय कम बचा है, तो आप अपनी तैयारी को समझेंगे, साथ में फायदा भी ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो मैं बोला हूं उसी कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई जानकारी। बहुत जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्योंकि 200 से ऊपर सीट हमारे पास नहीं है। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। यह वीडियो बनाया क्यों गया है, तो उसका मेन जो मुद्दा है वो क्या है, गणित के 10 प्रश्न। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये आप देख पा रहे हैं गणित का सिलेबस लिखा गया है जो कि व्यापम ने जारी किया है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, तो कुल 30 अंक का आपको गणित देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये सारे चैप्टर शामिल हैं। दार्शनिक प्रणाली है, संख्याएं हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न है, वर्गमूल है, औसत है, मतलब जो जनरली व्यापम के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वही सारे चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। प्रतिशत है, इसके अलावा लाभ हानि भी है, देख सकते हैं, चाल समय दूरी है, साधारण ब्याज है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, रेखा कोण, समतली आकृतियां जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इसके अलावा दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी।
तो ये सिलेबस है, सिलेबस पे मैंने पहले भी बहुत चर्चा की है और लगभग सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, आप देख सकते हैं कि आप जिसको छोड़ सकते हैं या जिस पे काम ना करें। लगभग सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। औसत से मैक्सिमम चांसेस है प्रश्न पूछे जाएंगे ही। वर्गमूल से व्यापम प्रश्न पूछता ही है। भिन्न को लेकर प्रश्न बनते ही हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को लेकर प्रश्न बनते ही हैं। संख्याएं आपको बेसिक चीजें हैं, आनी चाहिए। तो लगभग सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रतिशत, लाभ हानि, ये तो किसी भी एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स उसमें है तो प्रतिशत और लाभ हानि के प्रश्न बनने तय हैं। चाल, समय, दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही चैप्टर आपको डील करने पड़ेंगे। अनुपात, समानुपात है, रेखा, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। 3D यहां पे नहीं है, मतलब जो 3D आकृतियां हैं, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, वो सिलेबस में आपके नहीं है। तो ये राहत की बात है कि 3D आपको नहीं पढ़ना है। तो लगभग सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न आपको लगभग सारे चैप्टर से देखने को मिल सकता है। एक आध दो चैप्टर छूटेंगे, लगभग सारे चैप्टर से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो MCQ से लगाइए, क्योंकि यही आपके तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक एक चैप्टर को डील करने का समय नहीं है, तो जितना हो सकते हैं क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाएंगे तो अपने आप वो चैप्टर आपका डील हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ, पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी वैरायटी के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या थी 9800। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो आपको बताना है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो आपने प्रतिशत के कंसेप्ट को पढ़ा होगा। प्रतिशत का जो कंसेप्ट है वो क्या है? तो एग्जांपल समझेंगे कि अगर 100 रुपया मेरे पास है, उसमें 20% की वृद्धि करनी है। 100 रुपया मेरे पास है, उसमें 20% की वृद्धि करनी है और मेरे को चाहिए नया मान। मेरे को चाहिए नया मान, समझेंगे। 100 रुपया मेरे पास है, उसमें 20% की वृद्धि करनी है और मेरे को चाहिए नया मान। तो नया मान निकालने का एक तरीका तो यह है कि आप लिख सकते हैं 100 का 120%। सीधे ऐसा लिख सकते हैं, 100 का कितना हो जाएगा? 120%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। जैसे 120 रुपया मान लो आपके पास है, 120 रुपया में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं। 120 रुपया में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अब 120 रुपया में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो नया मान क्या हो जाएगा? 120 का 110%। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। 120 ही अपने आप में क्या है? 100%। कहने का मतलब 120 का अगर आप 100% निकालोगे तो 120 का 100% क्या होगा? 120 ही तो होगा। तो अगर मैं 120 में 10% का वृद्धि करूंगा तो नया मान क्या आ जाएगा? 120 का 110%। अगर मैं 100 में 20% का वृद्धि करूंगा तो नया मान क्या आ जाएगा? 100 का 120%। तो नया मान को इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अच्छा, अब मेरे मन में यह सवाल आया कि अगर मैं यहां पे 100 का 20% लिखता हूं, जो कि बोला गया है 20% डेटा, तो 100 का अगर मैं 20% लिखता हूं तो यहां से जो 20 आ रहा है, ये 20 क्या बता रहा है? तो ये 20 बता रहा है किसको? वृद्धि को। ये 20 बता रहा है किसको? वृद्धि को। तो 100 का अगर 20% लिखूंगा तो ये बता रहा है कि वृद्धि कितना करना है 20 का, या वृद्धि कितना हुआ 20 का। अगर आप 100 का 120% सीधे लिख देते हैं तो ये कितना आ रहा है? 120। ये बता रहा है नया मान कितना है? 120। तो दोनों में फर्क क्या है? ये बता रहा है कि वृद्धि कितना करना है? 20 रुपए का, और ये बता रहा है वृद्धि करने के बाद नया मान कितना आ रहा है? 120। ये फर्क होता है। तो आप अगर 100 का 20% लिखेंगे तो 20 आया। ये 20 बता रहा है कि वृद्धि कितना हुआ है? 20 का हुआ है। अगर आप 100 का 120% लिखेंगे तो 120 आया। ये 120 क्या बता रहा है? वृद्धि होने के बाद नए मान को। उसी प्रकार यहां पे देख सकते हैं, 120 में 10% का वृद्धि किया तो 120 का 110% सिंप्लीफाई करने पर आएगा 132।
ये 132 क्या बता रहा है? तो ये 132 बता रहा है किसको? नया मान को। लेकिन यहीं पे अगर मैं 120 का 10% लिख दूंगा, 120 का 10% अगर मैं लिख दूंगा, तो ये 12 क्या बता रहा है? ये 12 बता रहा है किसको? वृद्धि को बता रहा है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 120 में अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूं तो 120 का 10% ये वृद्धि को बताएगा। वृद्धि कितना हुआ है? 120 का 10% मतलब 12। 120 का 110% ये बता रहा है वृद्धि होने के बाद नए मान को। उसी प्रकार 100 में 20% का वृद्धि कर रहा हूं तो 100 का 120% ये बता रहा है नए मान को, जबकि मैं 100 का 20% लिखूंगा तो ये बता रहा है केवल वृद्धि को। अब प्रश्न बहुत आसान है, देखिए क्या बोल रहा है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, 9800 है गांव की जनसंख्या। पुरुष और महिला की अलग अलग बात किया है, तो मान लेता हूं पुरुष कितने इसमें x और महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9800 माइनस एक्स। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9800 माइनस एक्स। एकदम सिंपल सा है। कुल जनसंख्या 9800 है, जनसंख्या मतलब पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगी उसमें। पुरुष x मान लिया, महिलाएं 9800 माइनस एक्स। अब पुरुष एक साल में कितने बढ़ गए? तो एक साल में पुरुष 8% बढ़ गए। एक साल में महिलाएं कितनी बढ़ गई? तो एक साल में महिलाएं 5% बढ़ गई। यही तो बोला है। एक साल में पुरुष कितने बढ़ गए? 8% और एक साल में महिलाएं कितनी बढ़ गई? 5%। जनसंख्या कितनी हो गई? तो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 10,458। जनसंख्या बढ़ के हो गई 10,458। अब कितना आसान है देखिए प्रश्न। आप सीधे ऐसा करेंगे, आप क्या बोलेंगे? पुरुष कितने थे? x, 8% का वृद्धि हुआ तो पुरुष बढ़े कितने? तो आप सीधे बोलेंगे x का 8%। ये क्या लिखा हूं मैं? एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो x का 8%। अगर मैं x का 108% लिख दूंगा, अगर मैं x का 108% लिख दूंगा तो यह बताएगा एक साल बाद पुरुषों की संख्या को बताएगा। लेकिन यहां पे ये क्या बता रहा है? एक साल में पुरुष बढ़े कितना? तो x का 8%। जैसे 100 पुरुष होते और 8% बढ़ गए होते तो 100 का 108% मतलब 100 का 108% ये बताता बढ़ने के बाद पुरुष इतने हो गए हैं, और 100 का 8% ये बताता पुरुष बढ़े कितने हैं। तो यहां पे x का 8% ये बता रहा है एक साल में पुरुष इतने बढ़े हैं, और x का 108% ये बता रहा है बढ़ने के बाद पुरुष इतने हो गए हैं। महिलाएं कितनी बढ़ी? तो 9800 माइनस एक्स का 5%। ये देखो 9800 माइनस एक्स का कितना लिख देता हूं? 5%। ये क्या बता रहा है? एक साल में महिलाएं इतनी बढ़ी हैं। अगर आप लिख दोगे 9800 माइनस एक्स का 105%, 9800 माइनस एक्स का 105%, अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये बता रहे हैं कि एक साल बाद महिलाएं इतनी हो गई। तो दोनों में फर्क है। ये बता रहा है एक साल बाद पुरुष इतने हो गए, एक साल बाद महिलाएं इतनी हो गई। ये बता रहा है एक साल में पुरुष इतना बढ़े, एक साल में महिलाएं इतना बढ़ी। अब यहां पे बराबर में क्या लिखूंगा? एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 10,458। एक साल बाद पुरुष इतने हो गए, एक साल बाद महिलाएं इतनी हो गई, और एक साल बाद जनसंख्या इतनी हो गई। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला? एक साल में पुरुष इतना बढ़े, एक साल में महिलाएं इतना बढ़ी, और एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी। देख लो 9800 से कितनी हो गई? 10,458। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? देख लो 10,458 हो गई कितना से? 9800 से। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? 658। यही आएगा। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी? 658। देख सकते हैं 658 आएगा, 658। तो यहां क्या लिख देता हूं मैं? 658। तो एक साल बाद पुरुष इतने हो गए, एक साल बाद महिलाएं इतनी हो गई, और एक साल बाद जनसंख्या इतनी हो गई। एक साल में पुरुष इतना बढ़े, एक साल में महिलाएं इतना बढ़ी, और एक साल में जनसंख्या इतनी बढ़ी। दोनों में फर्क है। तो ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन क्या है? आसान है। देख पा रहे हैं 10,458 हो गए ना। देख सकते हैं डेटा लिखा हुआ है 10,458 हो गए। तो 9800 से 10,458 मतलब कितने बढ़ गए? 658 जनसंख्या बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 8 का x में गुणा करो, 8x बटा 100, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। गुणा कर सकते हैं 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 4 49, माइनस का 5x बटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर 658।
8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3x प्लस 49,000 बराबर 65,800। भाई आधार समान है तो सीधे सीधे अंश को जोड़ूंगा घटाऊंगा, तो 8 में 5 गया, 3 बचा, 49,000। ये 100 का 658 में गुणा कर दिया, तो यहां से क्या आएगा? 65,800 में से 49,000 को माइनस कर दीजिए, तो यहां से 3x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 008। 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 5 में 4 जाएगा 1, तो यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए 16,800 बटा 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5600 आ गया x का वैल्यू। तो आंसर देख सकते हैं आपका हो जाएगा 5600। तो मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं आपको, यहां से भी x निकाल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, यहां से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देख सकते हैं कैलकुलेशन, यहां से कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दोनों से ही आंसर आएगा। तो प्रतिशत का कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठा है तो आपने बोला कि x पुरुष थे, महिलाएं थी प्रारंभ में 9800 माइनस x। आपने क्या बोला? पुरुष कितने थे? x, और महिलाएं कितनी थी? 9800 माइनस x। अब पुरुष कितने बढ़े? 8%, तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि इतनी हुई, महिलाओं की संख्या में वृद्धि इतनी हुई, और जनसंख्या में वृद्धि इतनी हुई। सिंप्लीफाई कैसे किया? आप चाहो तो काट सकते हो, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। कट करेंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। मैं चाहता था कि आधार समान रहे, मतलब डिनोमिनेटर हर समान रहे, तो 8 का गुणा किया x में 8x आया, 5 का गुणा किया 49,000 माइनस 5x। अब दोनों के आधार में 100 है तो 8 में 5 गया 3 प्लस 49,000, 100 को ले गया 658 के बगल में, 65,800 में से 49,000 को घटाया 16,800, अब 3 से भाग दिया 5600 आ गया। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? 5600। महिलाएं पूछेगा, महिलाएं बता सकते हैं। इसका एक और अप्रोच होता है मिश्रण, एलिगेशन, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एलिगेशन वाला भी एक अप्रोच होता है। एलिगेशन वाला अप्रोच ऐसा कुछ होता है, 8 को यहां लिखेंगे, 5 को यहां लिखेंगे, और यहां पे जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत लिखेंगे। यह भी एक तरीका है। 8 को लिखेंगे यहां पे, पुरुष कितना परसेंट बढ़े? 8%, महिलाएं कितना परसेंट? 5%, और जनसंख्या का पहले परसेंटेज वृद्धि यहां निकालना पड़ेगा आपको, जनसंख्या का प्रतिशत वृद्धि निकालना पड़ेगा आपको। तो एलिगेशन का ऐसा एक अप्रोच होता है, लेकिन यहां पे आप इस अप्रोच से कर लीजिए, प्रश्न एकदम सीधा सपाट है, एकदम डिटेल्ड में आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। अगर आप केवल वीडियोस देख लोगे तो इसके आसपास के सारे प्रश्न आप कर सकते हो। तो ऑप्शन देख सकते हैं 5600 मैच हो रहा है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि 100 रुपया में 20% का वृद्धि करूंगा तो नया मान 100 का 120%, और केवल वृद्धि की बात करूंगा तो 100 का 20%। 120 रुपए में 10% का वृद्धि कर रहा हूं तो 120 का 110% ये नया मान, और 120 का 10% ये वृद्धि को बताएगा। तो समय दे रहा हूं, इतना समय आपको एग्जाम में लेना नहीं है, एग्जाम में तो केवल इतना करना था आपको। तो मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मेरे को 10 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन में। समझ आ रहा है? तो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर बहुत समय लग जाता है, तो मैं समझा रहा हूं जिससे आपके कंसेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंसेप्ट आपका, क्योंकि ये करते तो क्या होता, मन में ना रहे ऐसा आपके। तो एग्जाम में तो आपको क्लियर है तो सीधे ये अप्रोच फॉलो करना है। मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेगा आपको, 1 मिनट लगेगा, मान लो 1 मिनट से ऊपर तो लगेगा नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक भी है, समय लेते हैं तो 1 मिनट से ऊपर लगेगा नहीं, और कैलकुलेशन अगर आपका एवरेज है, अच्छा है, 30-40 सेकंड में इतना कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। सीधे करना था इस काम को आपको, सीधे। वो तो मैं पूरा समझा रहा हूं, डिटेल्ड में लिखवा रहा हूं आपको, तब जाके समय दे रहा हूं इतना। आपको सीधे ये काम करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? क्या बोल रहा है देखिए, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 355 क्या है? विक्रय मूल्य है। 355 में बेचे हैं तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? अब वही बात है, प्रतिशत के ही कंसेप्ट है। देखो x मान लो क्रय मूल्य है, x अगर क्रय मूल्य है और मैं 10% लाभ लेके सामान को बेच दिया, x क्या है? क्रय मूल्य, मतलब x रुपए में सामान को मैं खरीद रहा हूं, x है क्रय मूल्य। अब इसमें 10% लाभ लेके सामान को बेच दिया,
इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूं, x रुपए में 10% की वृद्धि कर रहा हूं। तो जो नया मान आएगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा, विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, x का 110%। जो आपको समझाया इससे पहले वाला प्रश्न वही तो है, कुछ अलग नहीं है। 120 रुपए का मान लो आप सामान खरीद के लाए, तो 120 क्या है, क्रय मूल्य है। अब आप क्या कर रहे हैं, 10% का लाभ लेके सामान को बेच दे रहे हैं, तो नया मान जो आएगा 120 का 110%, यही क्या होगा, यही होगा विक्रय मूल्य। तो कुछ अलग नहीं है, लाभ का मतलब हो जाएगा वृद्धि। 120 का सामान खरीद के ला रहा हूं और 10% लाभ लेके अगर मैं बेच दे रहा हूं, मतलब 120 रुपए में 10% का वृद्धि कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं x रुपए का सामान मैं खरीद के लाया और इसमें 10% का हानि लेके सामान को बेच दिया। 10% का हानि लेने का मतलब होता है आप सामान के प्राइस को 10% कम कर दिए हैं, तो x का कितना हो जाएगा, 90%। 10% लाभ लेने का मतलब आपने सामान जितना में खरीदा था उसमें 10% का वृद्धि कर दिया है। 10% का हानि का मतलब आपने जितना में सामान खरीदा था उसमें 10% का कमी कर दिया है। तो x में 10% का वृद्धि मतलब x का 110%, x में 10% का कमी मतलब x का 90%। तो वही है जो आप पढ़ते आए हैं प्रतिशत में, जो इससे पहले समझाया। ये देखिए, इससे पहले जो मैं समझाया हूं, ये देखा जाए तो पूरा का पूरा लाभ हानि के टर्म में आप ले सकते हैं। 100 रुपए का सामान खरीदे, 20% लाभ पे बेचे तो सामान बिका 120 में। 120 रुपए का सामान खरीदे, 10% लाभ पर बेचे तो सामान बिका 132 में। अगर मैं वृद्धि की बात करूंगा तो ये लाभ बता देगा कि लाभ कितना हुआ, तो 100 का 20%। अगर यहां पे बात करूंगा लाभ की, तो लाभ कितना हुआ, 120 का 10%। तो नया मान ही क्या है, यहां पे नया मान ही विक्रय मूल्य है। अब प्रश्न क्या बोला, 355 में आपने सामान को बेच दिया, तो खरीद के कितने में लाए थे, मान लो तो सामान को खरीद के लाए थे x रुपए में। कितना आसान है, देखो सामान को खरीद के लाए थे x रुपए में। अब x रुपए में सामान को खरीद के लाया, 29% हानि पर बेचा, मतलब x में 29% का कमी किया, तो x का 71%, तब जाके मेरे को पैसा कितना मिला है, 355। मतलब नया मान आपको दे दिया है। x रुपए में सामान खरीद के लाया, 29% की हानि पर बेचा, तो x में 29% हानि का मतलब x रुपए में 29% की कमी कर दिया, तो x का 71% और इसका वैल्यू कितना हो गया, 355। तो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो आप चाहो तो, 355 गुणा 100 बटा 71। 71 से 5 बार में कटेगा ये, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 500। मतलब आपने सामान को खरीदा कितने में था, 500 में। अब बोल रहा है 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, तो 500 में खरीद के लाए हैं, 21% का लाभ लेने का मतलब 500 का 121% कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और एक 6, 605। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट है प्रतिशत का ही लाभ हानि में। तो यहां पे आपने बोला x रुपए में सामान को खरीद के लाया था मैं, अब उसमें 29% की हानि लिया, तो x रुपए में सामान खरीद के लाया था, 29% की हानि का मतलब x का कितना हो जाएगा, 71% हो जाएगा। x रुपए में मान लो इस पेन को खरीद के लाया, 29% हानि पे मैंने किसी को बेच दिया, मतलब x का 71% हो जाएगा वो। ये वैल्यू कितना है, 355, तो x मिल गया 500। अब 500 में पेन खरीद के लाया हूं, मेरे को 21% प्रॉफिट में बेचना है, तो 500 का 121% कितना हो गया, 605। आप बोलेंगे फॉर्मूला तो कहीं यूज ही नहीं किए, तो करना भी नहीं है फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे फॉर्मूले बच्चे रटे रहते हैं। ये देखो, विक्रय मूल्य बराबर, फिर बोलेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूले आप बचपन से रटे रहते हैं, तो जो मैं काम कर रहा हूं वहीं से ये फॉर्मूले बने हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूले बचपन से आप रटे रहते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूले हैं, तो जो मैं काम किया हूं यही फॉर्मूले हैं। ये देखो, हानि हुआ मतलब 100 में से घटा रहा हूं, लाभ हुआ मतलब 100 में जोड़ रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। लाभ हुआ मतलब 100 में जोड़ रहा हूं, हानि हुआ मतलब 100 में घटा रहा हूं। ये 100 कहां से आता है, प्रतिशत हटता है तो 100 आता है, और क्रय मूल्य पे ही तो लगाएंगे, प्रारंभिक मान पे ही वृद्धि होगा या कमी होगा। बहुत आसान से कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में कितने कर्मचारी, 600। यहां से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे
600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। औसत का प्रश्न है ये। तो औसत का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। औसत का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर वाला हिस्सा। औसत का मतलब क्या होता है? बराबर वाला हिस्सा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं आप औसत। जैसे अगर मैं बात करूं, 3 सदस्य हैं मान लो एक परिवार में, ABC 3 सदस्य हैं। ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया और सी के पास है 15 रुपया। 3 सदस्य हैं ABC, ए के पास है 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया और सी के पास 15 रुपया। तो औसत क्या बोलता है? सभी मानों को जोड़कर। औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर, जोड़ दिया। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही औसत होगा। तो 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटूंगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 10-10 मिलेगा। यही 10 क्या है? औसत। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। जो बराबर वाला हिस्सा है उसी को आप क्या बोलते हैं? औसत। तो औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा। तो 3 लोग हैं, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 15 रुपया। औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। जो बराबर वाला हिस्सा है उसी को औसत बोलेंगे। तो 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा 10, 10 और 10। इसी 10 को क्या बोलेंगे आप? औसत। समझ पा रहे हैं? अब मान लो अगर मैं केवल आपको यह औसत दे दिया कि 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है, समझना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बोला 3 लोग हैं ABC, 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है। 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है। अब 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है तो आपका तुरंत दिमाग चलेगा कि औसत का मतलब तो बराबर वाला हिस्सा होता है। तो यह औसत 10 रुपया कैसे आया होगा? तो आप बोलेंगे 3 लोगों के रुपये को मैं टोटल किया होऊंगा, इस टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटा होऊंगा तो प्रत्येक को 10, 10 और 10 मिला होगा। मैं केवल डेटा इतना दिया आपको कि 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया है तो आप क्या बोलेंगे? ABC 3 लोग हैं, इनके पास औसतन 10 रुपया होने का मतलब तीनों के जितने भी अमाउंट रखे होंगे उसका टोटल किया होगा, इस टोटल को तीनों में बांटा होगा तो प्रत्येक को मिला होगा 10, 10, 10। अगर मेरे को यहां से तीनों का टोटल बताना है तो आप बता सकते हैं कि तीनों का टोटल अमाउंट कितना होगा? 30 रुपया। अलग अलग मेरे को नहीं पता कि ए कितना रखा, बी कितना रखा, सी कितना रखा। अगर मैं ये सारे डेटा छुपा लूं, केवल ये 10 वाला डेटा आपको दे दूं मैं कि तीनों के पास औसतन 10 रुपया, तो औसतन 10 रुपया बोलने का मतलब तीनों को मिलने वाला बराबर वाला हिस्सा। तो ये 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3। टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3। लेकिन अलग अलग कितना है आप नहीं बता सकते। तो 3 लोगों के पास औसतन 10 रुपया, तुरंत आपके दिमाग में चलेगा 3 लोग हैं, टोटल रुपया को तीनों में बांटा होगा बराबर बराबर तो प्रत्येक को 10-10 मिला होगा तो टोटल तो 30 आएगा। टोटल कितना आएगा? 30 आएगा। 30 लिख दिया मैं। अब इस प्रश्न में आ जाते हैं। देखो पूरा कंसेप्ट आपका पहले मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद प्रश्न को बता रहा हूं। 600 कर्मचारी हैं, 600 कर्मचारी, इसमें पुरुष हैं और महिला हैं। इसमें पुरुष कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारी हैं। तो मान लो पुरुष कर्मचारी X हैं तो महिला कर्मचारी कितनी हो जाएंगी? 600 माइनस X। पुरुष कर्मचारी मान लिया मैं X तो महिला कर्मचारी 600 माइनस X। अब पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष। इनकी औसत आयु है 42 वर्ष। महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 41 वर्ष। महिला कर्मचारियों की औसत आयु है 41 वर्ष। सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 महीना। अब 41 वर्ष 9 महीना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 41 वर्ष में है तो 9 भी वर्ष में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 9 महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 3/4 कितना आ जाएगा? देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 167/4 आ जाएगा। आ जाएगा 41 वर्ष और 9 महीना को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 9 महीना मतलब 3/4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 प्लस 3, 167/4। तो सीधा इसको लिखता हूं मैं कितना? 167/4।
167/4 सीधे लिख रहा हूं मैं। 41 वर्ष और 9 महीना को मैंने क्या किया, तो 41 वर्ष ऑलरेडी वर्ष में है, 9 महीना मतलब 9/12 मतलब 3/4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 167/4। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। 600 लोग हैं, 600 लोगों का औसत है 167/4, तो 600 लोगों का टोटल एज कितना हो जाएगा, तो 600 इंटू 167/4। अभी समझाया परिभाषा को। 600 लोगों का अगर औसत आयु 167/4 वर्ष है, तो 600 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, 600 इंटू 167/4 हो जाएगा। अभी समझाया ना। 3 लोगों का औसत 10 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3। उसी प्रकार 600 लोगों के पास अगर देखा जाए तो 600 लोगों का औसत आयु 167/4 वर्ष है, तो 600 लोगों का टोटल आयु 600 इंटू 167/4। इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसमें पुरुष कितने हैं, x, तो x पुरुषों का औसत है 42, तो x पुरुषों का टोटल हो गया x इंटू 42। महिलाएं कितनी है, 600 माइनस एक्स, तो 600 माइनस एक्स महिलाओं का औसत है 41, तो टोटल कितना हो गया, 600 माइनस एक्स इंटू 41। तो ये क्या है, पुरुषों का टोटल एज, महिलाओं का टोटल एज, दोनों को जोड़ा तो 600 लोगों का टोटल एज ये भी बता रहा है और 600 लोगों का टोटल एज ये भी बता रहा है। एक्स निकाल दीजिए यहां से, 4 को कट करिए, मतलब 4 से कट करिए, कितना आएगा 150, मल्टीप्लाई करिए, 15 सत्ते होता है 105, 15 छिका 90 और 10 100, 15 एकम 15 और 10 25। इधर कितना आएगा देखो 42x, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 24,600 माइनस 41x। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लीजिए एक बार। 150, अच्छा यहां पे एक जीरो और लगेगा, तो यहां से 25,050 में से माइनस कर दीजिए किसको, 24,600 को, बराबर कितना x। तो देख सकते 0 5, 10 में 6 गया 4, यहां पे कितना आ जाएगा 0 0, 450 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 450, x आ गया 450, मतलब बता सकते हैं पुरुष कितने हैं 450, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 150। 600 में 450 पुरुष, तो महिलाएं कितनी 150। इतना सा कैलकुलेशन करना था आपको, बस आपको सीधे ऐसा लिखना था 600 लोगों का औसत है 167/4, तो 600 लोगों का टोटल हो गया 600 गुणा 167/4। इसको और कैसे लिखूंगा, x पुरुष हैं, इसका औसत है 42, तो x का टोटल x इंटू 42, महिलाएं कितनी है 600 माइनस x, इनका औसत 41, तो टोटल 600 माइनस x इंटू 41। तो ये क्या हो जाएगा 600 लोगों का टोटल एज, और ये भी क्या बता रहा है 600 लोगों का टोटल एज। बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन चुके हैं। अच्छा इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं आप, इसको भी एलिगेशन से आप कर सकते हैं। फ्रैक्शन में डेटा रहेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये औसत का एकदम आसान सा अप्रोच है। आपको चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है आपको, तो ध्यान आपको रखना है यहां पे कि भाई औसत होता क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि औसत होता क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा है, देखिए क्या बोल रहा है, x और y जो है वो परिमेय संख्या है। x और y अगर परिमेय संख्या है, तो यहां पे आपसे x और y का वैल्यू पूछा है। यहां पे 4 गलती से लिखा हुआ है, आपसे पूछा क्या है x और y का वैल्यू। परिमेयकरण का प्रश्न दिखाई दे रहा है ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ इक्वेशन और यहां से x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखा जाए तो परिमेयकरण का प्रश्न मेरे को नजर आ रहा है। परिमेयकरण का क्यों आ रहा है, क्योंकि अंश बटे हर का रूप अगर है, देख पा रहे हैं, अंश बटे हर का रूप है, अंश बटे हर का रूप है और हर में क्या लगा है वर्गमूल। इसका मतलब सबसे पहला काम होता है उसका परिमेयकरण करना। तो अंश बटे हर का रूप है और हर में क्या लगा है वर्गमूल लगा है, तो सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहला काम इसका परिमेयकरण। और परिमेयकरण कैसे करते हैं तो आपको पता है, परिमेयकरण करने के लिए आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब इसका परिमेयकरण करिए और राइट हैंड साइड के जैसा दिखा दीजिए, फिर तुलना करके x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जब भी आपको p बटे q मतलब अंश बटे हर का रूप दिखाई दे और हर में क्या लगा हो वर्गमूल, इसका मतलब सबसे पहला काम होगा परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन करना। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो हर में जो भी डेटा लिखा होगा बीच वाले साइन को चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं।
ये देखिए, ये होता है परिमेयकरण करना। हर में जो भी डेटा है उसके साइन को बीच वाले को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अंश और हर में गुणा करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा दिखाना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 5 प्लस वर्गमूल 11 का 3 प्लस 2 वर्गमूल 11 में, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसीलिए तो आप नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, क्योंकि नीचे क्या बन जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। गुणा कैसे करेंगे, 5 का दोनों में करेंगे, तो 5 का 3 में कितना हो जाएगा 15, प्लस 5 का प्लस 3 में कितना होगा प्लस 15, प्लस 5 का प्लस 2 वर्गमूल 11 में, तो 5 दूनी 10 वर्गमूल 11, प्लस वर्गमूल 11 का प्लस 3 में, तो यह हो जाएगा प्लस 3 वर्गमूल 11, प्लस वर्गमूल 11 का प्लस 2 वर्गमूल 11 में, तो कितना हो जाएगा 22। कैसे 22 हुआ सर, तो वर्गमूल 11 का गुणा करूंगा 2 वर्गमूल 11 में, तो 2 तो आ गया, 11 का वर्गमूल है और 11 का वर्गमूल, तो 11 का वर्गमूल और 11 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11। दो एक जैसे वर्गमूल का गुणा करने पर वर्गमूल का साइन हट जाता है। हो गया ऐसा। नीचे देखिए, नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ही बनेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। अब 15 और 22 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 37, 10 वर्गमूल 11 और 3 वर्गमूल 11 कितना हो जाएगा 13 वर्गमूल 11। नीचे 3 का वर्ग कितना होगा 9, 2 वर्गमूल 11, 2 वर्गमूल 11 का वर्ग, तो 2 वर्गमूल 11 का वर्ग कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4, 11 चौको 44, नीचे कितना आएगा माइनस का 44 आएगा ऐसा। 2 वर्गमूल 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 44, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए यहां पे 37 प्लस 13 वर्गमूल 11, 44 में 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 44 में अगर 9 जा रहा है तो 14 में 9 जाएगा 5, 35 बचेगा माइनस का, ऐसा कुछ बच रहा है। क्या किया आपने, परिमेयकरण किया। और परिमेयकरण कैसे किया आपने, तो आप देख पा रहे हैं p बटा q मतलब अंश बटे हर का रूप, और हर में क्या लगा है वर्गमूल, मतलब सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। कैसे करते हैं, हर में बीच वाले साइन को चेंज कर दिया, माइनस था तो प्लस लिख दिया, और ऊपर नीचे गुणा किया हूं। गुणा कैसे करूंगा, 5 का 3 में 15, 5 का 2 वर्गमूल 11 में 10 वर्गमूल 11, वर्गमूल 11 का 3 में 3 वर्गमूल 11, वर्गमूल 11 का 2 वर्गमूल 11 में 22, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 15 और 22 हो गया 37, 10 वर्गमूल 11 और 3 वर्गमूल 11 13 वर्गमूल 11, नीचे 3 का वर्ग 9, 2 वर्गमूल 11 का वर्ग 44, माइनस 35 नीचे बचेगा। अब आप आंसर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस 37 बटा 35, माइनस को ऊपर भेज दिया हूं, और ये कितना बन जाएगा, देखा जाए तो ये बन जाएगा कितना माइनस 13 बटा 35 वर्गमूल 11, माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया है, तो माइनस को ऊपर भेजूंगा तो 37 प्लस वाला माइनस बन गया, 13 प्लस वाला माइनस बन गया है। अब कंपेयर करिए, राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है x प्लस वाई वर्गमूल 11, लेफ्ट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिला है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर यह मिला है। राइट हैंड साइड से कंपेयर करिए तो वर्गमूल 11 के बगल में y और यहां पे वर्गमूल 11 के बगल में माइनस 13 बटा 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 13 बटा 35, और x के प्लेस पे क्या है माइनस 37 बटा 35। तो देख सकते हैं माइनस 37 बटा 35 और 13 बटा 35, तो माइनस 37 बटा 35 और माइनस का 13 बटा 35। तो परिमेयकरण को लेकर प्रश्न व्यापम हमेशा पूछता आया है। आप अगर देखेंगे तो परिमेयकरण के प्रश्न व्यापम हमेशा पूछता आया है, हमेशा। तो वापस से एक बार बता दे रहा हूं मैं, जब भी आपको p बटे q का रूप दिखाई देगा, अंश बटे हर का रूप दिखाई देगा, और हर में क्या लगा होगा वर्गमूल, तो सबसे पहले उसका परिमेयकरण करते हैं। और कैसे करते हैं, तो नीचे वाला जो भी साइन होगा बीच में उसको चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा। क्यों साइन चेंज करते हैं, क्योंकि नीचे बन जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही कारण था कि मैंने साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा किया। गुणा करने के बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चूंकि यहां बोला है x और y क्या है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका मान आपको निकालने बोला है।
अब ये मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको समझाया है कि जितने अंक के ऊपर बार लगा होगा नीचे उतना 9 लगा दिया करो। जैसे 0.2 का बार, इसको सीधे आप क्या लिख सकते हैं, 2/9। दशमलव के बाद जो है उसको एज इट इज लिखो। दशमलव के बाद 2 है तो 2 को लिखा, एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे एक 9। दशमलव के बाद जो है उसको एज इट इज लिखा, एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9। दशमलव के बाद 32 है उसको लिखा, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9। हो जाएगा ऐसा। क्यों ऐसा करते हैं, तो देखा जाए तो बहुत सारे पैटर्न बनेंगे इसके। अभी समय बहुत ज्यादा नहीं है, पूरा डील करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा मेरे को। अभी केवल ध्यान रखिए, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया है जितने अंक के ऊपर बार नीचे उतना 9, जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0 भी होता है, और जो छूटता है उसको माइनस करते हैं। लेकिन यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है उसके ऊपर बार, एक ही अंक है उसके ऊपर बार, 2 अंक है दोनों के ऊपर बार, तो यहां पे 2/9, 3/9, 32/99। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 9, 9 और 99 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 99। 9, 9 और 99 का एलसीएम 99 हो जाएगा। 9 से भाग दूंगा 99 को, 11, 11 दूनी कितना हो गया, 22। 9 से भाग दूंगा 99 को, 11, 11 तरीका कितना हो गया, 33। 99 से 99 को भाग दूंगा, 1, 1 का गुणा 32 में 32, कितना आया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 3 6 2 8, 87/99 आंसर आ रहा है। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 87/99, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 87/99 आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोला है देखिए, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6:7:8 हो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यापम बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इसका वैल्यू दिया है 6:7:8 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14। तो आपको जनरली क्या दिखेगा, अनुपात वाले प्रश्नों में आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। जनरली अनुपात वाले प्रश्नों में 2 स्टेटमेंट आपको दिखाई देते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है अनुपात का, पहला स्टेटमेंट होता है अनुपात का जहां से आप के मानते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट जो भी होता है यहां से के का वैल्यू को फाइंड करते हैं आप। दूसरा स्टेटमेंट जो भी होता है यहां से के का वैल्यू को फाइंड करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आप देखेंगे तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, तो यहां से आप के पद में मान लीजिए a प्लस बी का वैल्यू कितना मान लिया 6k, b प्लस सी का वैल्यू कितना मान लिया 7k और c प्लस ए का वैल्यू कितना मान लिया 8k। आप 6 7 8 नहीं बोल सकते भाई, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि a प्लस बी 6 होगा सर, b प्लस सी 7 होगा और c प्लस ए 8 होगा। अनुपात से एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, आप केवल यह बता सकते हैं कि उनका अनुपात क्या है, 6:7:8 है। हो सकता है वो 6 7 8 ही हो, पता नहीं है, हो सकता है 60 70 80 हो, पता थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है a प्लस बी का वैल्यू क्या हो 60, b प्लस सी का क्या हो 70, c प्लस ए का क्या हो 80, तो भी तो अनुपात क्या आएगा 6 7 8 आएगा। अनुपात से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, वहां पे आपको के मानना पड़ता है। तो मैंने मान लिया a प्लस बी का वैल्यू 6k, b प्लस सी का 7k, c प्लस ए का 8k। अब आपका पहला स्टेटमेंट का काम तो खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं बचा, इसका कोई रोल बचा ही नहीं है। अब आपको सेकेंड वाले का यूज करना है, एकदम सिंपल सा अप्रोच है, यहां से के माने इसका काम खत्म। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होना चाहिए आपका। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है। अब एक बात सोचो, आपको c चाहिए, c चाहिए, इसका मतलब कहीं से a प्लस बी का जुगाड़ अगर हो जाए तो यहां पे a प्लस बी रख दूंगा तो c मिल जाएगा। तो a प्लस बी का जुगाड़ होने के लिए पहले तो k चाहिए होगा, तो k का वैल्यू को फाइंड करना है आपको। k मिला तो a प्लस बी मिल जाएगा और a प्लस बी को यहां रखूंगा तो c मिल जाएगा मेरे को। अब k कहां से मिलेगा, तो मैंने जैसा बोला कि पहले वाले से k मानो, दूसरा देगा k का वैल्यू, तो k का वैल्यू देगा दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट है क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, यही देगा k का वैल्यू। अब कैसे देगा, तो दिमाग लगाओ, कैसे a प्लस बी प्लस सी जुगाड़ किया जाए, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ूंगा तो a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b, c और c कितना हो जाएगा 2c, इधर पे 8 7 15 और 6 21। ये देखो यहां से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो बचा कितना a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के,
अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 14, यहां पे लिख दीजिए 14। ये देखिए तो यहां से k कितना मिल जाएगा 28/21, 7 से काटो कितना मिल गया 4/3। k मिल गया तो कहानी पूरी खत्म हो गई फिर, क्योंकि आपको समझना है कि इसका काम तो केवल k मानने तक का था, उसके बाद तो सेकंड वाला ही k देगा आपको, कोई और थोड़ी आएगा k का वैल्यू देने, सेकंड ही k देगा। तो सेकंड पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। सेकंड क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, यही देगा आपको k का वैल्यू। कैसे देगा, तो कहीं से जुगाड़ करो a प्लस बी प्लस सी का, तो जुगाड़ तब होगा जब तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ दिया, वहां से k मिल गया। अब k मिल गया, इसके बाद तो काम बहुत आसान हो गया। k मिल गया तो a प्लस बी मिल जाएगा, k का वैल्यू रख दीजिए कितना 4/3, तो a प्लस बी मिल जाएगा कितना 8। a प्लस बी मिल गया कितना 8, a प्लस बी 8 मिल गया। a प्लस बी प्लस सी 14 है, ये देखो a प्लस बी कितना मिल गया, k का वैल्यू 4/3 रखा तो a प्लस बी मिल गया 8। a प्लस बी अगर 8 है और a प्लस बी प्लस सी 14 है तो c कितना आएगा 14 - 8, 6 आ जाएगा। समझ आ रहा है? अगर a प्लस बी प्लस सी 14 है जिसमें से a प्लस बी 8 है तो c कितना होगा 6 होगा ना। a प्लस बी प्लस सी 14 है जिसमें से a प्लस बी 8 है तो c कितना बचेगा 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा, ये देखिए क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल पूछा है। अब एक बात समझो, समय का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ये तो पढ़ा होगा आपने भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय से समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल आ जाएगा। यहीं से अगर मैं कुल समय का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो कुल समय का फॉर्मूला बनेगा कुल दूरी बटा, कुल चाल नहीं होगा औसत चाल, कुल चाल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पूरे यात्रा की बात करेंगे तो चाल क्या होगी औसत चाल होगी। कभी कुल चाल जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप पूरे यात्रा की बात करेंगे तो चाल क्या होती है औसत चाल। देखा जाए तो चाल हमेशा ही औसत चाल होती है, क्योंकि मैं यहां से भी अगर आधा किलोमीटर जाऊंगा तो भी मेरी एक कांस्टेंट चाल नहीं हो सकती, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होगी। तो चाल हमेशा ही औसत होती है। फिर भी अगर पूरे यात्रा की बात करूंगा तो कुल चाल जैसी कोई चीज कभी मैथ्स में होती ही नहीं है। कुल चाल कभी होता ही नहीं है, कुछ औसत चाल होता है। अब यहां पे समझेंगे क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा, देखो एक मैं छोटा सा लाइन डायग्राम बनाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। उसके बाद 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल। अब पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल बहुत आसान तरीका होता है। क्या करना, आप समय को लेके काम करना। यहां से यहां तक जाने का समय, तो यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। 50 किलोमीटर का दूरी को तय किया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहां से यहां तक जाने का समय क्या है 50/25 प्लस यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, प्लस यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। सिंपल सी बात है ना। 50 किलोमीटर का दूरी को 25 के चाल से तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा 50/25। 40 किलोमीटर का दूरी को 20 के चाल से तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा 40/20। 90 किलोमीटर का दूरी को 15 की चाल से तय कर रहा है तो समय कितना लगेगा 90/15 बराबर क्या कुल समय। अब कुल समय क्या लिखेंगे, तो कुल समय होता है कुल दूरी बटा औसत चाल। तो कुल दूरी कितना है 50, 40, 90 और 90, 180। कुल दूरी बटा क्या औसत चाल। ये देखो कितना आसान तरीका। तो ये समय, ये समय, ये समय और ये भी क्या है कुल समय बराबर होगा यहां से यहां तक जाने का समय प्लस यहां से यहां तक जाने का समय प्लस यहां से यहां तक जाने का समय बराबर कुल समय। तो कुल समय को क्या लिखेंगे कुल दूरी बटा औसत चाल। सिंप्लीफाई कर लो 25 दूनी 50, 20 दूनी 40, 15 छिका 90 बराबर 180 बटा औसत चाल। यहां से औसत चाल निकाल दो। कितना आसान तरीका है। 6 2 8 तो 10, तो 180/10 कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
6 2 8 2 10, 180 को 10 से भाग दूंगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ जाएगा औसत चाल। 180 के नीचे कितना आ जाएगा? 10। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। क्या बोल रहा है? देखो, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। मतलब वर्ग आपको पता ही है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के। आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के। दोनों का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। देखो, वर्ग मान लेता हूं यह है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को मैं बोल दिया ए। ये चारों कोण है 90 डिग्री के। आयत ऐसा कुछ है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, तो लंबाई को एल बोल दिया, चौड़ाई को बी बोल दिया। चारों कोण होते 90 डिग्री के। यह है एक वर्ग, आपको समझाने के लिए लिखा हूं, और यह है आयत। ठीक, अब बोल क्या रहा है? आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, यह वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक, यही तो होगा। वर्ग की लंबाई अगर ए है तो आयत की कितनी हो जाएगी? ए से 10 सेंटीमीटर अधिक। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। देख सकते हैं, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो चौड़ाई है आयत की वो 5 सेंटीमीटर कम। तो किससे कम है? तो अंडरस्टूड है। यहां पे कंपेयर किससे कर रहा है? आयत को कंपेयर कर रहा है वर्ग से। तो आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक, तो वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। दोनों का क्षेत्रफल समान है। दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a इंटू ए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी, ये होता है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बराबर लिख दिया। अब यहां से क्या आ गया? देखो, a इंटू ए हो गया a स्क्वायर। लंबाई कितना हो जाएगा? a प्लस 10, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? a माइनस 5 बनेगा ऐसा। लंबाई आपको पता है a प्लस 10, चौड़ाई a माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये हो गया a स्क्वायर, a का a में मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a का माइनस 5 में माइनस 5a, प्लस 10 का a में तो प्लस 10a, प्लस 10 का माइनस 5 में तो माइनस का 50। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? देखो, माइनस का 5a प्लस का 10 है, तो प्लस का 5a, और इधर आएगा तो माइनस का 5a, तो माइनस का 5a बराबर माइनस 50। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 10। ए आ गया 10। पूछा क्या है? बता दीजिए। आयत का परिमाप पूछा है, तो ए मिल गया 10। एक बार वापस से बता दे रहा हूं मैं क्या क्या किया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो मैंने लिख दिया कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए और आयत का l इंटू बी। लेकिन बोला क्या है? आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। तो L का वैल्यू A के पद में और B का वैल्यू A के पद में। सिंप्लीफाई करके A निकाल दिया। A निकल गया तो लंबाई मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो, आयत का लंबाई हो गया 20, चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया 5। तो लंबाई और चौड़ाई मिल चुका है। तो लंबाई कितना है? 20, तो ये 20, ये 20। चौड़ाई कितना है? 5, तो ये 5, ये 5। तो आयत का परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 20, 20 40, 5 45, 5 50। परिमाप कितना हो जाएगा? 50। परिमाप मतलब परी मतलब बाहर, परी मतलब बाहर, माप मतलब मेजर, तो बाहर का मेजरमेंट 20 40 45 50। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोला है? देखो, किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है। बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है। तब मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। यह प्रश्न आप लोग करेंगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे अगर देख रहे हैं तो। ये देखिए, ऐसा कुछ बोला है, यह वृत्ताकार मार्ग के बाहर चौड़ा रास्ता है। यह रास्ता बोल रहा है। बोला क्या? देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। तो ये वृत्ताकार मैदान है, ये देखिए, ये है वृत्ताकार मैदान। इसके बाहर चारों ओर चौड़ा रास्ता है। बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि का अंतर। बाहरी परिधि मतलब ये परिधि, ये देखो, ये परिधि का मतलब ये होता है। परिधि और परिमाप एक ही होता है। ये बाहरी परिधि है और ये आंतरिक परिधि है। दोनों का अंतर कितना है? 66 मीटर। अब परिधि होता क्या है? अब मान लो अगर ये सेंटर है, ये त्रिज्या को मैं बोल दिया R1, ये त्रिज्या को मैं बोल दिया R2। ठीक,
आंतरिक त्रिज्या R1 है और बाहरी त्रिज्या क्या है R2। तो आपको बोला क्या है, बाहरी परिधि मतलब कितना 2 पाई R2 और आंतरिक परिधि मतलब कितना 2 पाई R1। दोनों का अंतर कितना दिया है 66 दिया है। दोनों का अंतर कितना दिया है 66। तो मार्ग की चौड़ाई पूछा है, बहुत आसान हो गया। मार्ग की चौड़ाई है कितनी, तो R2 ये पूरी है और R1 ये है यहां तक। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी है, तो मार्ग की चौड़ाई है R2 माइनस R1। कहने का मतलब आपको R2 माइनस R1 निकालना है। तो R2 माइनस R1 निकल जाएगा, 2 पाई को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां से बचा कितना R2 माइनस R1। ये देखिए, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा 66 बटा 2 पाई। 2 से कट करिए, कितना आया 33। 33 बटा पाई, और पाई का वैल्यू 22 बटा 7 बोला है रखने को, रख दिया। तो 33, 7 ऊपर जाएगा ना, 7 बटे के बटे वाला ऊपर, 11 दूनी 22, 11 तिरिका 33, 21 बटा 2, 21 बटा 2 मतलब 10.5। आंसर ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आंतरिक परिधि, परिधि का मतलब होता है ये होता है परिधि। ये जो लंबाई है इसको बोलूंगा परिधि। तो आंतरिक परिधि होगी 2 पाई R2 और बाहरी परिधि होगी 2 पाई R2 और आंतरिक होगी 2 पाई R1। दोनों का अंतर दिया 66। तो वहां से R2 माइनस R1 निकाल लेंगे 10.5। अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ये है आज का अंतिम प्रश्न। बोला है इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये इन चारों में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये तो आसान प्रश्न है। 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा देख सकते हैं, 1 एकम 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.01। 0.1 का स्क्वायर यही तो बनेगा 0.01। इसके बाद अगला प्रश्न बोला है 0.0121। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 121 बटा नीचे में कितना जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4, नीचे में 4 जीरो। 121 का वर्गमूल 11 और नीचे 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, अब 2 अंक के बाद दशमलव 0.11। तो पहला आपने बोला था कि भाई 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 0.01। दूसरा 0.0121 का वर्गमूल, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया P बटे Q में, तो 121 बटे 10,000। 121 का वर्गमूल 11, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 100, 2 अंक के बाद दशमलव। तीसरा क्या बोला है 0.12, ये तो सीधे सीधे दिया है। चौथा क्या बोल रहा है 0.0004, तो इसको क्या लिखेंगे आप 4 डिवाइड बाई 10,000। तो 4 का वर्गमूल 2, नीचे कितना 100, 2 अंक के बाद दशमलव 0.02। जब भी दशमलव में वर्गमूल निकालने बोलेगा P बट्टे Q में कन्वर्ट कर लेना उसको। तो पहला क्या बोला देखो 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 0.01, ठीक। दूसरा क्या बोला, इसका वर्गमूल कितना आया 0.11। 0.12 तीसरा तो डेटा 0.12 है और चौथा तो बहुत छोटा है 0.02। तो सबसे बड़ा बोला है, सबसे बड़ा 0.12 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान प्रश्न है। दशमलव में अगर वर्गमूल रहेगा, जैसे इसी को मैं वापस से एक बार बता देता हूं, इसको आप क्या लिखेंगे 121, 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो। 121 का वर्गमूल 11, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का वर्गमूल 1। अब 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव 0.11। तो ये हो गया आपके 10 प्रश्न कंप्लीट। सारे प्रश्नों को मैंने पूरे डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। कल सुधीर सर हिंदी का लाइव क्लास लेंगे, तो बने रहेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। हम पोस्ट कर देंगे समय क्या होगा कल की लाइव क्लास का। तो कल लाइव क्लास लेंगे, हिंदी के एमसीक्यूज कराएंगे बहुत सारे, आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। पूरा जो भी सिलेबस है एसआई का, हिंदी का, उस पर क्लास लेंगे कल, लाइव क्लास यूट्यूब में ही होगी। तो आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत सारे लगभग 70-80 क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ऐसा उनका प्लान है। तो कल लाइव क्लास होगी आपकी हिंदी की, यूट्यूब पर ही होगी। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए और डेली आपको अभी एसआई के पेपर तक बहुत उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।